दिया है। कौन सी परत का नाम दिया है? हमने इसी परत को ही निचली परत का भी नाम दिया है। अब कौन सी परत को? यानी घर्षण मंडल की ऊंचाई धरातल सतह से 1 से 3 किलोमीटर होती है। उस मंडल को हम घर्षण मंडल कहते हैं जिस मंडल की ऊंचाई धरातल की सतह से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। वह परत हमारे पास में कौन सी मंडल कहलाती है? उसी को हम फ्रैक्शन लेयर कहते हैं। उसी को ही हम घर्षण मंडल कहते हैं। उसी को ही हम घर्षण मंडल कहते हैं। ठीक है, वह घर्षण मंडल कहलाती है। धरातल सतह द्वारा हवाओं की गति एवं दिशा में अधिकतम घर्षण। धरातलीय सतह यानी ये जो सरफेस है, ये धरातलीय सतह है। मैं इसकी बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि धरातलीय सतह द्वारा, इस धरातलीय सरफेस द्वारा जहां पर हम लोग रह रहे हैं, इस सतह के मैं बात कर रहा हूं। धरातलीय सतह द्वारा क्या किया जाता है? मैं आपसे बात करूं कि जो धरातलीय सतह है, इस धरातलीय सतह के द्वारा हवाओं की गति एवं दिशा, स्पीड और डायरेक्शन, मैं दोनों की बात कर रहा हूं आपसे। स्पीड और डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक तो स्पीड की बात कर रहा हूं और मैं स्पीड के साथ साथ दिशा की बात कर रहा हूं। एक तो मैं गति की बात कर रहा हूं और गति के साथ में दिशा की बात कर रहा हूं। में अधिकतम घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है, यानी धरातलीय सतह के द्वारा। यानी ये जो धरातलीय सतह है ना, अब आप देखिए धरातलीय सतह की बात करिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब मैं सरफेस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं आपसे। आप टर्म को पकड़ने का प्रयास करिए। मैं क्या कर रहा हूं? धरातलीय सतह जो मेरे पास में शब्दावली आई है, कौन सी सतह की बात कर रहा हूं मैं आपसे? अरे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपसे बात कर रहा हूं धरातलीय सतह, अर्थात धरातलीय सतह की संरचना। यानी मैं बात कर रहा हूं, यानी यहाँ का ज्योमोफोर्लोजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, सघन वन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे कि धरातलीय सतह द्वारा, किसके द्वारा? धरातलीय सतह के द्वारा। जो धरातलीय सतह है, इस धरातलीय सतह के द्वारा हवाओं की एक तो हवाओं की गति को मंदिम कर दिया जाता है और एक दिशा डायरेक्शन को बदल दिया जाता है। अर्थात दिशा एवं गति में अधिकतम घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है, यानी फ्रिक्शन अधिक होता है धरातल के विभिन्न संरचनाओं के कारण से, और उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? और इनमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? और इनमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस परत को हम कौन सी परत कहते हैं? इसलिए हम इस परत को घर्षण परत कहते हैं। किसके कारण से? धरातलीय संरचनाओं के द्वारा हवाओं की गति और दिशा में अधिकतम घर्षण उत्पन्न होता है और उससे रुकावट उत्पन्न होती है। इस कारण से मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए इस परत को हम कौन सा परत कहते हैं? इस परत को हम घर्षण परत कहते हैं। निचली या घर्षण परत में तापीय प्रतिलोमन की क्रिया भी सर्वाधिक रहती है। तापीय प्रतिलोमन की क्रिया, हम इस परत की विशेषता पढ़ रहे हैं ना कि एक निश्चित ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। हम वृद्धि को कैसे पढ़ रहे थे कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात तापीय लेकिन एक अपवाद स्वरूप तापमान, यानी वो तो घटने की दर है, लेकिन अपवाद स्वरूप की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अपवाद स्वरूप तापमान बढ़ने के बजाय, जो तापमान घटने के बजाय तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है। तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है। और जो इस प्रकार की क्रिया है, इस प्रकार की क्रिया को हमने क्या कहा
तापीय प्रतिलोमन कहा। अर्थात 1 किलोमीटर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है, घट रहा है, तो घटना चाहिए ना, लेकिन अपवाद स्वरूप कई बार टेम्परेचर अचानक बढ़ने लग जाता है, तो तापीय प्रतिलोमन भी सक्रिय रहता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, यानी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। यानी गर्म हवा, यानी तापीय प्रतिलोमन कब होता है ऐसा देखिए, इसे जो आपका ये जो फ्रिक्शन लेयर है इसमें, कि जब गर्म हवा, यानी ये ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा सघन है, अब इसके ऊपर कौन सी हवा रिप्लेस हो जाती है, ठंडी हवा के ऊपर यदि गर्म हवा आ जाती है, और गर्म हवा आ जाने के कारण से तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न कर देती है। तो इसे निचली परत की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि तापीय प्रतिलोमन भी इस परत में पाया जाता है। इसी की हम दूसरी परत की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो दूसरी परत आई है वह कौन सी आ रही है, यह आ रही है ऊपरी परत। हम कौन सी परत की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास में जो आ रही है यह परत आ रही है हमारे पास में ऊपरी परत। मैं ऊपरी परत की आपसे बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, अर्थात मैं अपर लेयर यानी ट्रोपोस्फीयर की कौन सी लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रोपोस्फीयर की अपर लेयर की बात कर रहा हूँ। आपसे कौन सी परत की बात कर रहा हूँ, मैं अपर लेयर की बात कर रहा हूँ। देखिए यह जो परत है ना, कौन सी परत, अपर लेयर, मैं इसके इफेक्ट निकालूं धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती। पहली विशेषता कौन सी आ रही है कि धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती, अधिक प्रभावित नहीं होती, पहली विशेषता। दूसरी, दैनिक धरातलीय दशाओं, दैनिक धरातलीय दशाओं में परिवर्तन का दैनिक धरातलीय दशाओं में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव होता है। अगला, यह परत द्वितीयक वायुमंडलीय
यह परत द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण यथा चक्रवातीय एवं प्रतिचक्रवातीय संचरण से प्रतिचक्रवातीय संचरण से सर्वाधिक प्रभावित है, सर्वाधिक प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है जी। यानी चक्रवातीय संचरण से सर्वाधिक प्रभावित है, चक्रवातीय संचरण से सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए आप इधर, देखिए आप लोग विद्यार्थियों, इधर देखिए, धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं है, क्योंकि धरातलीय जो घर्षण है वो निचली परत में 1 से 3 किलोमीटर तक ही अधिक होता है। इस कारण से इसकी जो द्वितीय परत है वो धरातलीय जो संचरण होता है उस धरातलीय संचरण से क्या नहीं है, उस धरातलीय संचरण से प्रभावित नहीं होती है। दैनिक धरातलीय दशाओं में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव होता है। जो दैनिक जो धरातलीय दशाएं हैं, कंडीशन है, यानी जो पर डे की कंडीशन होती हैं दैनिक धरातलीय दशाओं में, परिवर्तन का इस मंडल में न्यूनतम प्रभाव होता है, क्योंकि ये निचली परत के ऊपर स्थित है। इस कारण से यह परत द्वितीयक वायुमंडलीय संचरण, यानी जो द्वितीयक वायुमंडलीय साइक्लोन और एंटी साइक्लोन है, यानी चक्रवात और प्रतिचक्रवात संचरण से सर्वाधिक प्रभावित है। यानी यह ऊपरी परत है। इस ऊपरी परत के मैं आपसे बात करूं तो यह ऊपरी परत किससे ज़्यादा प्रभावित है, यानी एक तो चक्रवात से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? एक तो चक्रवात से प्रभावित है, और चक्रवात के साथ साथ ये किससे प्रभावित है, ये प्रतिचक्रवात से प्रभावित है। जब इस प्रकार की गतिविधियों से यह परत प्रभावित है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सेकंड ऑर्डर क्रम की जो गतिविधियाँ हैं, यह गतिविधियाँ क्या होती हैं, यह गतिविधियाँ सर्वाधिक होती हैं। तो हमने ट्रोपोस्फीयर को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो हमने कौन सा भाग में विभाजित किया, एक तो हमने भाग में विभाजित किया निचली परत जिसको घर्षण मंडल या घर्षण परत या फ्रैक्शन लेयर कहा। दूसरा हमने कौन से भाग में विभाजित किया, दूसरा हमने विभाजित किया ऊपरी परत में, यानी 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई वाली परत में, जहाँ पर घर्षण कम होता है। तो इस परत में घर्षण अधिक होता है, क्योंकि धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की गति एवं दिशा में अधिकतर घर्षण में रुकावट उत्पन्न होती है। इस कारण से मुख्य रूप से बात करें
यह गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। इस कारण से प्रत में तापीय प्रतिलोमन पाया जाता है। तो हमने जो बात की है यहाँ तक की, वो हमने सारी बात की है किसकी, सौरमंडल की। तो विद्यार्थियों, अब हम आपका जो सेकंड लेयर है, जो आपकी सेकंड परत है, हम उस सेकंड परत पर आ रहे हैं, जो आएगा आपके पास में स्ट्रेटोस्फीयर। यदि स्ट्रेटोस्फीयर में आप ओजोन को शामिल कर लेते हो, बल्कि हम तो अलग से पढ़ रहे हैं उसको, यदि आप शामिल कर लेते हो तो फिर हमारे पास में ऑर्डर ऑफ सीरियल थर्ड पर मेसोस्फीयर आ जाएगा। लेकिन आप अलग से ही पढ़ रहे हो तो हमारे पास में थर्ड वाले क्रम पर कौन सा आएगा, यानी ओजोनोस्फीयर आ रहा है। ठीक है ना। अब मुख्य रूप से आपसे बात करें तो इस प्रकार की गतिविधियां जो सौरमंडल में हो रही थी, जो मौसम से संबंधित जो गतिविधियां हैं, वह सर्वाधिक मौसम से संबंधित जो गतिविधियां हैं, वो सर्वाधिक गतिविधियां कहाँ पर संपन्न हो रही थी, सौरमंडल में। अब हम जो अगली परत हमारे पास में आ रही है, यदि हम उस अगली परत की आपसे बात करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी दूसरी जो मंडल आ रही है, उस सेकंड मंजिल की यदि हम सेकंड परत की बात करते हैं आपसे, तो हमारे पास में आती है कौन सी मंडल, कौन सी मंडल आ रही है हमारे पास में, सेकंड क्रम पर जो मंडल आई है वह आ रही है हमारे पास में कौन सा मंडल, यानी वह है समताप मंडल। समताप मंडल, देखिए हमारे पास में जो मंडल आ रहा है वह मंडल कौन सा आ रहा है, यह मंडल आ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर मंडल आ रहा है, जिसको हमने सेकंड ऑर्डर ऑफ सीरियल पर रख रखा है। यानी अपने कौन से सीरियल पर रखा है इसको, हमने द्वितीय क्रम में रखा है। हम द्वितीय क्रम के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। तो समताप मंडल के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो सारी विशेषताएं क्या लिए हुए होती हैं, वह सारी विशेषताएं समता लिए हुए होती हैं, समानता लिए हुए होती हैं। अर्थात वायुमंडलीय दशाओं में जहाँ पर समानता पाई जाती है, मैं उस मंडल की आपसे बात करूं, वह मंडल हमारे पास में क्या कहला रहा है, वह मंडल हमारे पास में समताप मंडल कहलाता है। फैक्ट है वायुमंडल का यह स्तर, वायुमंडल का यह स्तर, कौन सा स्तर, ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल का यह स्तर ट्रोपोपाज के ऊपर ट्रोपोपाज के ऊपर से प्रारंभ होता है।
कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ट्रोपोपाज के ऊपर से प्रारंभ होता है। अर्थात ट्रोपोपाज कहाँ पर है? यदि हम ट्रोपोपाज की बात करें आपसे विद्यार्थियों, तो हम ट्रोपोपाज की बात करें तो शोभ सीमा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप एक बार वापस वहीं पर चलिए। शोभ मंडल का ऊपरी शीर्ष वाला भाग की मैं बात कर रहा हूँ कि शोभ मंडल का कौन सा स्तर है? शोभ मंडल का हमारे पास में शीर्ष स्तर है, शीर्ष स्तर है, ठीक है ना। हाँ, यदि हम शीर्ष स्तर की बात करते हैं, शीर्ष स्तर की यदि हम बात करते हैं तो यह स्तर ट्रोपोपाज के ऊपर से प्रारंभ होता है। अर्थात ऊपर से कब प्रारंभ होता है? हम बात करें कि ऊपर से यह तब प्रारंभ होता है कि जहाँ पर शोभ मंडल समाप्त हो जाता है, शोभ मंडल का शीर्ष स्तर होता है, और जहाँ से समताप मंडल प्रारंभ हो रहा है उसको कह रहे हैं, यानी शोभ मंडल की खोज। अगला फैक्ट है, सॉरी, समताप मंडल की बात करें ना तो समताप मंडल की खोज, किसकी खोज? समताप मंडल की खोज, इसकी खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम तथा अध्ययन सर्वप्रथम तथा अध्ययन सर्वप्रथम 1902 में टिजरेंस डी बोट सर्वप्रथम टिजरेंस डी बोट 1902 में किया गया था, किया गया था। यदि सॉरी, समताप मंडल की खोज तथा अध्ययन, यानी एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एक तो हम आपसे बात कर रहे हैं समताप मंडल की खोज का, और हम बात कर रहे हैं अध्ययन की। तो समताप मंडल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम टिजरेंस डी बोट द्वारा 1902 में किया गया था। यानी इस समताप मंडल शब्दावली का जो सबसे पहले प्रयोग किया था कि साहब वायुमंडल की संरचना में समताप मंडल का भी योगदान है, तो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करने वाले थे टिजरेंस डी बोट महोदय के द्वारा। अब मैं ऊंचाई की बात कर लूँ, इसके ऊंचाई का फैक्ट की बात कर लूँ आपसे कि इसकी ऊंचाई का फैक्ट क्या बैठता है। यदि मैं इसके ऊंचाई की आपसे बात करूं तो ऊंचाई के फैक्ट को हम कितने आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं? वो देखिए आप। मैं ऊंचाई के इसके फैक्ट को 3 आधारों पर आधारित कर सकता हूं।
एक तो मध्य अक्षांशों पर, एक तो मध्य अक्षांशों पर मैं बात करूं सबसे पहले, मध्य अक्षांशों पर, ठीक है, मध्य अक्षांशों की बात कर लूँ मैं एक तो, जहाँ पर ऊंचाई कितनी मिलती है 25 से 30 किलोमीटर, वहाँ पर ऊंचाई कितनी मिलती है 25 से 25 से 30 किलोमीटर। अब मैं औसत ऊंचाई की बात कर लूँ कि यहाँ की औसत ऊंचाई क्या है, यदि मैं औसत ऊंचाई की बात करूं तो औसत ऊंचाई हमारे पास में कितनी आती है, औसत ऊंचाई आती है हमारे पास में कितने किलोमीटर आती है 50 किलोमीटर आती है। लेकिन कुछ अन्य लोगों के द्वारा, एक दूसरे वर्ग के द्वारा इसकी ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर नहीं मानी जाती है। जो दूसरा वर्ग है इसकी ऊंचाई कुछ और ही मानता है, तो वो ऊंचाई आप इसको दो ही वर्गों में रहने दीजिएगा, क्योंकि वो दूसरा वर्ग जो इसकी ऊंचाई मानता है वो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई मानता है कि नहीं साहब, तो हम 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई को शामिल करेंगे तो वहाँ तक तो ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है ना, तो हमने तो ओजोन परत को अलग से शामिल कर लिया है। यदि आप समताप मंडल में ओजोन को शामिल कर रहे हो तो आप तीसरा फैक्ट हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और यदि हम अलग से नहीं करें, यदि अलग से कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम ये फैक्ट कहाँ जाके पढ़ेंगे, ओजोन परत में। अर्थात यदि हम स्ट्रेटोस्फीयर के साथ हम ओजोनोस्फीयर को एक ही जगह पढ़ रहे हैं, एक जगह दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को मर्ज कर देंगे तो हम तीसरे नंबर पर मेसोस्फीयर को ले जाएंगे, मध्य मंडल को ले जाएंगे, ठीक है ना। कि तो इसी कारण से हमने इसी दो ही फैक्टों के आधार पर इसका निर्धारण कर दिया। मध्य अक्षांशों पर तो ये 25 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई कितनी आती है, समताप मंडल की औसत ऊंचाई आती है 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। कितने मानी जाती है, यानी समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है ना, वह औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। लेकिन मैं कुछ जगह की बात करूं, इसी परत की औसत ऊंचाई कुछ जगह पर 30 किलोमीटर भी एवरेज ऊंचाई मानी जाती है। अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यह कुछ जगह पर हमारे को कितनी पढ़ने मिलती है, कुछ जगह पर हमारे को 30 किलोमीटर भी ये पढ़ने को मिलती है, और कुछ जगह पर हमारे को 50 किलोमीटर भी एवरेज के रूप में पढ़ने को मिलती है। तो आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से इस फैक्ट को देख लेना कि कुछ जगह पर ये 30 किलोमीटर एवरेज इसकी हाइट मिलती है, तो कुछ जगह पर इसकी एवरेज हाइट कितने देखने को मिलती है, कुछ जगह पर इसकी एवरेज हाइट 50 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखिए अगला फैक्ट है यानी कुछ विद्वानों का क्या, कुछ विद्वानों का मानना है कि क्या, कुछ विद्वानों का मानना है कि स्ट्रेटोस्फीयर समतापी है कि
स्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर समतापीय अर्थात क्या है? समतापी है, अर्थात ऊंचाई के साथ, अर्थात ऊंचाई जैसे बढ़ती है, ऊंचाई के से तापमान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऊंचाई के साथ किसी तरह का, ऊंचाई के साथ यानी ऊंचाई के साथ किसी तरह का, ऊंचाई के साथ किसी तरह का परिवर्तन नहीं, ऊंचाई के साथ किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नहीं होता, अर्थात न तो ह्रास और न वृद्धि। मैं बात करूं न तो ह्रास और न क्या होती वृद्धि, न तो ह्रास होता और न क्या होता, न वृद्धि होती है। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि स्ट्रेटोस्फीयर समतापी है, इक्वल टेम्परेचर रखने वाली लेयर है, यानी समान तापमान रखने वाला मंडल है। ऐसा किसका मानना है? कुछ विद्वानों का मानना है कि ऊंचाई के साथ किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है इसमें। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई के साथ इसमें किसी तरह का क्या नहीं होता है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। कौन से मंडल में? स्ट्रेटोस्फीयर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। न तो इसमें टेम्परेचर डाउनफॉल होता और न इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, न इसमें तापमान बढ़ता है। ठीक है ना। देखिए 50 किलोमीटर की ऊंचाई यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस पृथ्वी की, यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस पृथ्वी की ऊपरी सीमा है। देखो हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, औसत ऊंचाई की, एवरेज ऊंचाई की बात कर रहे थे। जो इसकी कौन सी सीमा है? जो इस मंडल की जो इस पृथ्वी की ऊपरी सीमा है, पर तापमान
पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस पृथ्वी की ऊपरी सीमा है। कौन सी पृथ्वी की हम आपसे बात कर रहे हैं? कौन सी पृथ्वी की हम आपसे बात कर रहे हैं? स्ट्रेटोस्फीयर की, ठीक है ना। जो इस पृथ्वी की ऊपरी सीमा है, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊपरी सीमा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों की एक ही वे। आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिले तो मीन्स क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अर्थात ये जो हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस फैक्ट में अब संदेह होने लग गया है कि समताप मंडल है तो इसमें जलवायु संबंधी विशेषता भी कैसे होनी चाहिए? समतापी विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इस मंडल में नहीं हो रहा है।